तो भाई लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने रिलेशन देखी थी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच में इन द टर्म्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब वो टॉपिक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आज जो हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि इसकी डेफिनेशन कई बार आ चुकी है, विच इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, फिर समझते हैं। फिर भी पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस से समझ लेते हैं क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस को पहले तो लॉ है ये। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये देखते हैं। अब क्लियर होगी। देखिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में बी डिफाइंड एज द केमिकल चेंज विच टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट आइदर इन मोल्टन और इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है क्या कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कि या तो मोल्टन स्टेट में हो या फिर एक्वस स्टेट में हो, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो उस सब्सटेंस का, जो भी हमारे जिस चीज का भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसका क्या हो जाता है, उसके अंदर केमिकल चेंज आ जाता है कुछ ना कुछ। अब कुछ ना कुछ आएगा, चाहे वो आपके डिसोसिएट हो जाए, एसोसिएट हो जाए, वो वेपराइज हो जाए, कुछ भी होगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज आएगा। वेपराइज का मतलब वो अलग अलग टूट के वेपर हो। अगर खाली वैसी का वैसी वेपर बन रहा है तो वो तो फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज आना चाहिए। ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, ये सारे हमारे केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, केमिकल चेंज आ रहा है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब भाई NaCl का अगर आप एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और उसको अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, भाई आप ये काम खुद भी कर सकते हो घर में कि क्या करो कि एक आप बीकर लीजिए, इसमें पानी डालिए और बहुत सारा उसके अंदर नमक घोल दीजिए। NaCl क्या है, नमक के तो जो आपके घर में आता है, वो आप घोल दीजिए उसके अंदर बहुत सारा, और फिर 2 वायर लीजिए। लेकिन ये काम अगर करने बैठो तो उस तरह सही से करना कि कभी करंट वगैरह लगा लो। तो फिर हम क्या करेंगे, भाई 2 वायर लीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी आप मेटल वगैरह ले लीजिए, मेटल के रॉड उसको कनेक्ट कर दीजिए और उसको फिर अपने उस कंटेनर के अंदर, उस बीकर के अंदर उसको डिप कर दीजिए। तो होगा क्या, आप क्या देखेंगे, NaCl का डिसोसिएशन होगा। NaCl टूट के क्या देगा हमें, Na+ और Cl- देगा। ये पहले NaCl था तो वो डिसोसिएट हो जाएगा एंड इट विल गिव यू Na+ एंड Cl-। अब ये जो Na+ और Cl- ये जो अलग अलग हो गए, अब इनका क्या होगा, तो हम अलग अलग रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन एट कैथोड और रिएक्शन एट एनोड। रिएक्शन एट, पहले कैथोड की लिख लेते हैं। भाई कैथोड पे आप सबको मालूम है क्या होता है, कैथोड पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन होता है। तो ये जो आपका Na+ डिसोसिएट हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मीन्स रिडक्शन हो रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर Na सॉलिड बन जाएगा। ये एक्वस में था, एक ही, मैं लिखता नहीं हूँ उसमें, आप लोग लिखे करना है इसको। तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेके वो Na सॉलिड बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें रिएक्शन एट एनोड की, तो भाई एनोड पे कौन जाएगा, क्लोरीन,
भाई ऐसा हो क्यों रहा है? भाई कैथोड नेगेटिवली चार्ज होती है तो उस पर कौन जाएगा? हमारा पॉजिटिव वाला। और हमारी जो एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उस पर कौन जाएगा? नेगेटिव वाला। अब मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे अगर इसको कंपेयर करने लगोगे गैल्वेनिक सेल से। भाई गैल्वेनिक सेल वो अलग मसला है, ये अलग चीज है। ये इलेक्ट्रोलिसिस है जो बचपन से पढ़ता आ रहे हो, और गैल्वेनिक सेल जो आपने इसी क्लास में पढ़ा है। गैल्वेनिक सेल में वहां पे हमने देखा था कि कैथोड जो थी वो कैसी थी? पॉजिटिव थी और एनोड नेगेटिव थी। क्योंकि वहां तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं ना, वो अलग चीज हो गई। इलेक्ट्रोलिसिस में अलग है। यहाँ पे भाई हमारा जो सेल है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल जिस प्लेट से कनेक्टेड होता है वो एनोड होती है, और सेल का हमारा जो नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है जिस प्लेट से कनेक्टेड होता है वो हमारी क्या होती है? कैथोड होती है। तो पॉजिटिव चार्ज एनोड पर आता है और नेगेटिव चार्ज कैथोड पर आता है। ये बात क्लियर है या मैं बना के दिखाऊं? तो हमारी एनोड पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पर, तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके ऊपर नेगेटिव वाली चीज तो जाएगी, तो Cl माइनस जाएगी। तो Cl माइनस गए, अब क्या होना है एनोड पर? ऑक्सीडेशन। तो सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है तो ये दे देगा, लो भाई जाओ लगा दो। ऐसे ही एक जगह और ये रिएक्शन हुई होगी तो वहां से भी Cl निकला होगा, यहाँ से भी Cl निकला। अब ये जो Cl है ये है फ्री रेडिकल। अब भाई ये किसी के साथ तो रिएक्ट होंगे, तो भाई ये तो रिएक्शन चल ही रहे होंगे, बहुत सारे हमें FeCl मिल ही रहे होंगे। तो ये जो Cl है ये किसी दूसरे जो Cl निकला होगा उसके साथ मिलके Cl2 क्लोरीन गैस बना देगा। मतलब क्लोरीन गैस हमारी लिबरेट होगी एनोड पर। तो एनोड वाली जो हमारी इलेक्ट्रोड है वहां से क्लोरीन गैस आपको उड़ते हुए दिखेगी। ओके, तो ये हमारा फिलहाल इलेक्ट्रोलिसिस होता है जो कि आप पहले से जानते हो, बस मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया। फिर हम पढ़ने ये कौन सा आए थे, लेकिन ये मालूम नहीं होगा तो फिर फायदे क्या है? तो आगे क्वेश्चन भी करने हैं इस पर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अकेला भी पूछा जाता है और दोनों साथ में पूछे जाते हैं, तो कम से कम 3 नंबर में तो आता है। तो इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। क्या कह रहे हैं? फिलहाल टर्म 1 में तो ये वैसे भी चैप्टर नहीं आ रहा, बताओ टर्म 2 में आएगा। तो कह रहे हैं इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। बना ही देता हूं मैं। भाई ये हमारा एक बीकर है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है और ये आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखी है। ये हमारी सेल से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमारी एनोड हो गई पॉजिटिव वाली, ये कैथोड हो गई। इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। तो जैसे कि भाई हमारी यहाँ पर एनोड पर कौन आ रही थी? क्लोरीन गैस आ रही थी जो कि यहाँ से फिर उड़ती भी निकल रही होगी, और यहाँ पर हमारी सोडियम यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाएगा, नीचे इकट्ठा हो जाएगा सोडियम NaCl के केस में, यहाँ पे ऐसे नीचे इकट्ठा हो जाएगा, और क्लोरीन गैस आपकी यहाँ से वो लिबरेट हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि इट स्टेट्स दैट, फैराडे ने पहले लॉ में क्या कहा कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या फिर लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर, इस पर कितना चीज आपकी कोई सा भी सब्सटेंस है, क्या हो रहा है जी? जी
नाउ am I audible? हाँ, तो भाई हम क्या बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे कि हमारी किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर कोई सा भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे सोडियम है हमारा मेटल, ये डिपॉजिट हो रहा है ना। अभी ये तो हमने रिएक्शन लिखी थी पीछे, ये सोडियम सॉलिड बन के यहाँ पे इकट्ठा हो रहा होगा। या फिर यहाँ पर हमारी ये क्या थी, एनोड, एनोड के ऊपर जो हमारा लिबरेट हो रही थी क्लोरीन गैस, तो वो जितनी हो रही है उसकी जो अमाउंट है, अमाउंट का मतलब वजन, तो फैराडे ने कहा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आपके यहाँ से जो सेल से कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप पास करा रहे हो, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज। ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होती है, Q इक्वल्स टू IT होता है। जब हमारा टाइम 1 सेकेंड होता है तो हमारा करंट चार्ज के बराबर होता है, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के बराबर होता है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई हमारे किसी भी इलेक्ट्रोड पर किसी भी सब्सटेंस पर जो अमाउंट है, मीन्स वजन, मास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे चार्ज के। मतलब जितना ज्यादा चार्ज पास होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, उतना ही ज्यादा मेरा सब्सटेंस इकट्ठा होगा, या फिर गैस है तो लिबरेट होगी। यहां तक बताइए, पहले बात क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आई थिंक क्लियर है। अब आगे आते हैं। अब ये हमने पढ़ रखा है पहले से कि Q इक्वल्स टू IT होता है, तो यहाँ पर W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T लिख सकता हूँ। या फिर अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल का साइन लाता हूँ तो कांस्टेंट हमें मालूम आता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा Z। तो W इक्वल्स टू हो जाएगा ZIT। अब ये जो हमारा Z यहाँ पर कांस्टेंट आया है, इसको क्या कहते हैं? वैसे तो सारी बातें नीचे लिखी नहीं है। वेयर W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर, कि कितना हमारा सब्सटेंस उड़ा, गैस है तो या फिर सॉलिड है तो इकट्ठा हुआ किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर। I क्या है यहाँ पर, करंट है। T क्या है यहाँ पर, टाइम है, कितने समय के लिए आपने करंट पास कराया है। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। क्या है, व्हाट इज Z? Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड। Z को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कर सकते हैं। याद रख लेना, कई बार ये ऐसे पूछ लेते हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब Z की तो डेफिनेशन आप याद कर लोगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब आप ये भूल जाओगे कि अरे इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो इसको याद रख लेना। जब हमारा देखो करंट 1 एम्पियर हो और टाइम 1 सेकेंड हो, तो उस समय पर W हमारा किसके बराबर हो जाएगा, Z के। I और T की जगह पर 1 1 आ गया ना। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। क्या, एन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में बी डिफाइंड एज, ये किसके इक्वल हो गया, हमारे वेट के तो इक्वल हो गया, वजन मास के तो इक्वल हो गया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कुछ नहीं, हमारा किसी भी सब्सटेंस का मास ही होता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर या तो इकट्ठा है या फिर वो लिबरेट हुआ है। कब, जब हमने उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी जो पास कराई वो 1 एम्पियर की थी और 1 सेकेंड के लिए पास कराई। तो इतने समय में और इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद जितना सब्सटेंस हमारा किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हुआ, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो ये हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया। पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड व्हेन यूनिट करंट
यूनिट करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड। बताइए भी, क्लियर है? ओके, बाकी आप दोनों को पूजा अच्छा ये बताओ, नींद तो नहीं आती जब मैं पढ़ाता हूँ? ईमानदारी वाला। अच्छा, और आपको? चलो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जिनको चाहे कितने भी कैसे भी पढ़ाया जाए लेकिन नींद आती है, तो ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। ये मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि भाई ऐसा समझ में आए कि आप उसको इमेजिन कर सको और प्रैक्टिकल लेवल पे मैं उसको जितना ला सकता हूँ ला सकूँ। चलिए, अच्छा फर्स्ट टर्म कब से होने वाले हैं इसका कुछ मालूम है? ये भी पहले यूनिट टेस्ट होंगे आपके। अभी तो आई थिंक एक ही हुआ है आपके, 2 गए? Great. ओके, देखते हैं भाई सेकेंड लॉ क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है? फर्स्ट सबको समझ में आ गया। फैराडे का सेकेंड लॉ ये कहता है, वैसे सबको सेकेंड मतलब फर्स्ट वाला समझ में आ गया ना सबको? तो सेकेंड वाला जो लॉ है ये कहता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन same amount of electricity is passed through the different solution of different electrolyte contained in a series, connected in a series for the same interval of time, then the amount of substance deposited or liberated at a particular electrode is directly proportional to their equivalent weight. हो सकता नहीं है ये समझ में। देखो क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ बस रफली आपको समझ में आ जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, यहाँ पर ये हमारी बैटरी, वही सारा काम होगा, बार्क वाला होगा, उसको छोड़ो।
एक यहाँ पे हमारा एक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक बी का, राइट। और ये सब अलग अलग मटेरियल का है देखिए, और ये जो है आपस में ये कनेक्टेड है सीरीज में। ऐसे मैं एक और ले लेता हूँ, ये इलेक्ट्रोड, एक ये इलेक्ट्रोड, और ये भी आपस में ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है, और ये ऐसा वायर फिर आपका आके जुड़ी है। बीच में सब होगा रियोस्टेट एमीटर वगैरह की वगैरह सब होगी, लगाते रहना। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लीजिए। हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो हमारे तीनों इलेक्ट्रोलाइट हैं आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। अब सब में से जो करंट पास हो रही है वो तो सेम ही करंट पास हो रही होगी भैया। तो आपको मालूम है कि जो करंट है वो सीरीज में सब में सेम होता है, पैरेलल में बढ़ जाता है करंट, सीरीज में सेम रहता है। तो तीनों ही इलेक्ट्रोलाइट में से करंट हमारा सेम पास हुआ। तो अभी तो हमने पीछे ये पढ़ा था कि भाई करंट ज्यादा होगा तो वेव ज्यादा डिपॉजिट होगा, करंट कम होगा मीन्स चार्ज कम होगा तो भी हमारा जो अमाउंट है वो कम डिपॉजिट होगा। लेकिन अब तीनों ही केस में, और ये तीनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो तीनों ही केस में भाई करंट तो सेम है। अब कैसे पता चलेगा कि किस में ज्यादा हमारा करंट, भाई करंट तो सेम ही है तो किस में हमारा ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस का और कौन से वाले में कम हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है HCl का, तो भाई यहाँ पे जा रहा होगा आपका, जा रहा होगा ClH+ और यहाँ पे Cl- जा रहा होगा। और कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो ये भाई ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। अगर ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो Cu+ आपके इधर जा रहा होगा और SO4 2- आपका इधर आ गया होगा। ओके, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये मान लिया हमने कि भाई सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है तो Ag+ इधर आ गया होगा और NO3- इधर आ गया होगा। ये पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे होगा, पॉजिटिव जाएगा। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन से भी हमारी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है जितनी सिल्वर नाइट्रेट वाले से हो रही है। तो यहाँ पर कॉपर ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है हमारा या फिर सिल्वर ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, कैसे पता लगेगा ये? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखते हैं। तो फैराडे ने इस चीज को, हमारी दिक्कत को खत्म कर दिया कि कह रहे हैं अगर वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो ज्यादा टेंशन मत लेना भाई, जिसका इक्विवेलेंट वेट है ज्यादा वो ज्यादा इकट्ठा होगा, जिसका इक्विवेलेंट वेट कम तो वो कम इकट्ठा होगा आपकी इलेक्ट्रोड पर। मतलब कि अगर मैं ये वाले और ये वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूं तो यहाँ पर क्या बात निकल कर आ रही है कि वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कौन सी कैथोड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे कॉपर का इक्विवेलेंट वेट का ECU। और ऐसे ही मेरी उधर सिल्वर है तो सिल्वर कितनी इकट्ठी होगी, कितनी डिपॉजिट होगी, तो उसका वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट पर। इतनी सी बात कही, फिर से पढ़ता हूँ, डेफिनेशन अब समझ में आ जाएगी। इन्होंने कहा था कि जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे आप थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स से आप सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे जो कि हमारा सीरीज में कनेक्टेड है और सेम समय के लिए, मतलब इक्वल टाइम के लिए, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हमारा किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो हमारा किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट है वो जो इकट्ठी होगी, डिपॉजिट होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर ये इक्वेशन में 1 मान लूँ, ये इक्वेशन में 2 मान लूँ और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है भाई WCU/WAG इज इक्वल्स टू ECU/EAG। और अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूँ इसे इन जनरल फॉर्म, तो अगर ये W1 किसी का वेट है और W2 किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट वाले मेटल का वेट है तो वो E1/E2 के बराबर होगा। W1/W2 इज इक्वल्स टू E1/E2। चलिए, अच्छा अभी ही थोड़ी सी ही देर पहले की बात है, W इक्वल्स टू ZIT निकाला था हमने पहले लॉ ने, ये तो दिया था। तो यहाँ पर मैं W1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ भाई,
Z1 I और T ये तो भाई सेम ही होगा, क्योंकि करंट और टाइम तो सेम में रहेगा, क्योंकि दोनों सीरीज में तो सेम ही, वो तो हमने पहले से माना। और W2 को मैं लिख सकता हूँ Z2 IT इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। तो IT से IT गया, तो यहाँ से क्या बात निकल कर आ रही है कि Z1 अपॉन Z2 इक्वल होता है E1 अपॉन E2 के। अच्छा जी, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जब मेरा ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो तभी तो मैंने ऐसा रेशो बना पाया था। तो अगर मैं यहाँ से ये नहीं कह सकता कि भाई E मेरा भाई E1 अपॉन E2 Z1 अपॉन Z2 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब E1 मेरा Z1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और E2 Z2 के, या फिर मैं जनरली कह सकता हूँ कि E Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बताइए कह सकते हैं या नहीं? हाँ जी। तो अगर मैं अब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूँ तो इक्वल का साइन आएगा। तो अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट आने वाला है? तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा F। Z तो है ही पहले से, F आ जाएगा, तो E इक्वल्स टू क्या हो गया? F Z हो गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि Z इक्वल्स टू E अपॉन F हो गया। क्या बारिश हो रही है? होने वाली है, मुझे तो आवाज आ रही है बहुत तेज। चलिए, तो हाँ थोड़ा सा हमारे इस तरफ हो जाए पहले। अच्छा, लबीबा की तरफ दूर रही है, तो दीपांगी आप दूर हो रही है, आपकी हो रही है। अच्छा, किसी का यार हंस रहा होगा मतलब है। तो सुना सॉन्ग बड़े दिनों के बाद, हाँ बड़े दिनों के बाद किसी का यार हंस रहा है। चलो, तो Z इक्वल्स टू E अपॉन F हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E अपॉन F की वैल्यू कितनी होती है? 96,500। तो भी ये देखो सारी बातें हमने सेकेंड लॉ से निकाली, सम अप कर देते हैं। बस बेचारे फैराडे ने सेकेंड लिमिट रीच होगी। हाँ, तो भाई फैराडे ने तो बस इतना सा बताया था। हाँ, तो फैराडे ने बस इतना बताया था कि भाई अगर हमारे करंट और टाइम सेम हो तो किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। तो हमने रेशियो निकाला, ये आया, तो यहाँ से ये बात निकल कर आ गई कि W1 अपॉन W2 E1 अपॉन E2 के बराबर हमने लिख दिया फर्स्ट लॉ, और हमने सेकेंड लॉ को मिला दिया। तो वो Z IT 1 है तो Z1 IT और Z2 IT हो जाएगा। IT से IT गया तो Z1 अपॉन Z2 और E1 अपॉन E2 के बराबर हो गया। तो यहाँ से ये बात निकल कर आ गई कि E जो है वो Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो E Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो F आता है यहाँ पर हमारा कांस्टेंट, जो कि वो ये हमारा फैराडे कांस्टेंट। अब इस फैराडे ने लॉ दिया है तो अपने लॉ के अंदर ही तो उसने कांस्टेंट दिया होगा, तो ये वो है फैराडे कांस्टेंट जो आप दुनिया जहान में लगाते थे। तो E इक्वल्स टू FZ हो जाएगा, तो Z इक्वल्स टू E अपॉन F हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू E अपॉन 96,500। ओके, अब इसके ऊपर करेंगे हम 4-5 क्वेश्चन जो कि कल से करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज बच्चे फैराडे कांस्टेंट हो गया हमारा पूरा, फिर कमर्शियल सेल और फिर हमारा कोरोजन, ये करना है। कोशिश करेंगे कि इस वीक के अंदर इस चैप्टर को हम निपटा दें, ताकि नेक्स्ट वीक से वो चैप्टर हम पढ़ें जो कि टर्म 1 में आना है। क्योंकि तो आज हमने जो भी पढ़ाए हो फैराडे के ही हम दोनों लॉ पढ़ा दिए। कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट।
पूजा, दीपांगी, लबीबा सब क्लियर है? ठीक है, तो चलिए बाकी का हम फिर कल से कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।